सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स प्रिंसेप के बारे में। जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर थे और एक एंटीक्वेरी भी थे। एंटीक्वेरी का मतलब ऐसा इंसान जो कि एंटीक्स को स्टडी करता है, उसे बुलाया जाता है एंटीक्वेरी। जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर थे और एक एंटीक्वेरी भी थे। जेम्स प्रिंसेप was also the founding editor of Journal of Asiatic Society of Bengal। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो जर्नल आता था उसके फाउंडिंग एडिटर भी कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को भी डिसाइफर किया। अशोकन एडिक्ट्स के ऊपर जो खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स हैं उनको डिसाइफर करने का क्रेडिट भी किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप ऐसे मास्टर भी रहे, बनारस की मिंट में ऐसे मास्टर भी रहे जेम्स प्रिंसेप। और ऐसे मास्टर कौन होता है? वो इंसान जो कि किसी भी मटेरियल की प्योरिटी को चेक करता है, उसे बुलाया जाता है ऐसे मास्टर। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस का सर्वे भी कंडक्ट किया और बनारस का सर्वे कंडक्ट करके एक एक्यूरेट मैप प्रोड्यूस किया इन 1822। ये जो मैप है, इस मैप को पब्लिश किया गया बिटवीन 1830 टू 1834। जेम्स प्रिंसेप ने इंडियन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को भी रिफॉर्म किया। इंडियन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को भी रिफॉर्म किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। जेम्स प्रिंसेप ने यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया। बहुत सिंपल। जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश स्कॉलर थे, एक एंटीक्वेरी थे। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जेम्स प्रिंसेप ने खरोस्ती स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को भी डिसाइफर किया। जेम्स प्रिंसेप बनारस के एक मिनट में ऐसे मास्टर भी रहे। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस का सर्वे भी कंडक्ट किया और एक्यूरेट मैप प्रोड्यूस किया 1822 में। जेम्स प्रिंसेप ने इंडियन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को भी रिफॉर्म किया और फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। बहुत सिंपल सी बातचीत है। और ये जो लोग हैं, ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। क्या पता कभी प्रीलिम्स में काम आ जाए और मेंस में तो कहीं ना कहीं फॉर श्योर काम आ जाएगा। तो इन लोगों के बारे में जानकारी रखना। इसके बाद हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट आदमी हैं। ये ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर हुआ करते थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर हुआ करते थे। 1861 में इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर के तौर पे अपॉइंट किया गया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर हुआ करते थे। 1861 में इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर के तौर पे अपॉइंट किया गया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन्होंने स्टैब्लिश किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1837 में सारनाथ को एस्केवेट किया और सांची को एस्केवेट किया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1837 में सारनाथ को एस्केवेट किया और सांची को भी एस्केवेट किया और जो भी इनकी डिस्कवरी थी उसको इन्होंने पब्लिश किया द बिल्सा टॉप्स में। बिल्सा टॉप्स इसको पब्लिश किया गया था 1854 में। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1837 में सारनाथ को एस्केवेट किया और सांची को भी एस्केवेट किया और जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी उनको इन्होंने कंपाइल किया द बिल्सा टॉप्स में। और ये जो द बिल्सा टॉप्स है इसको पब्लिश किया गया 1854 में। बिल्सा टॉप्स में बात की गई है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल एविडेंसेस। इसके अलावा इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, जैसे स्तूपा ऑफ बरहूत कब लिखी गई? 1879 में। बुक ऑफ इंडियन एरास कब लिखी गई? 1883 में। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कब लिखी गई? 1871 में। बहुत सिंपल। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर हुआ करते थे। 1861 में इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर के तौर पर अपॉइंट किया गया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश भी किया। 1837 में इन्होंने सारनाथ को एस्केवेट किया और सांची को भी एस्केवेट किया और जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी इन्होंने पब्लिश की द बिल्सा टॉप्स में और बिल्सा टॉप्स को पब्लिश किया गया था 1854 में। इसके अलावा इन्होंने स्तूपा ऑफ बरहूत को लिखा 1879 में।
बुक ऑफ इंडियन एरास को लिखा 1883 में और एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को लिखा 1871 में। फिर इसके बाद द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसका एम क्या था? टू सर्वे एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सर्वे करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रोजेक्ट चलाया। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। कब शुरुआत की गई इस प्रोजेक्ट की? 1802 में। और किसके अंडर शुरुआत की गई? विलियम लैम्पटन के अंडर इसकी शुरुआत की गई। बहुत सिंपल। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जिसकी शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। इसका एम क्या था? कि हमें पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सर्वे करना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1802 में की गई। और किसके अंडर की गई? विलियम लैम्पटन के अंडर में की गई। फिर इसके बाद है जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल ये एक इंग्लिश ज्योग्राफर थे एंड ही वाज अ पायनियर ऑफ ओशनोग्राफी। जेम्स रेनेल एक इंग्लिश ज्योग्राफर थे और इनको जाना जाता है ओशनोग्राफी के लिए। जेम्स रेनेल ने बंगाल की एक्यूरेट एटलस प्रोड्यूस की। कब? 1779 में। जेम्स रेनेल ने बंगाल की एक्यूरेट एटलस प्रोड्यूस की। कब? 1779 में। और जेम्स रेनेल ने इंडिया का पहला डिटेल्ड मैप भी तैयार किया। इंडिया का पहला डिटेल्ड मैप भी प्रोड्यूस किया। कब? 1783 में। बहुत सिंपल। जेम्स रेनेल ये एक इंग्लिश ज्योग्राफर थे और ओशनोग्राफी के पायनियर थे। जेम्स रेनेल ने बंगाल की एक्यूरेट एटलस प्रोड्यूस की। कब? 1779 में। और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट डिटेल्ड मैप भी तैयार किया। कब? 1783 में। और फिर लास्ट में है कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर थे और एंटीक्वेरियन भी थे। कॉलिन मैकेंजी मद्रास आएंगे 1783 में। कॉलिन मैकेंजी मद्रास आएंगे 1783 में और इनको अपॉइंट किया जाएगा एज सर्वेयर जनरल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। 1783 में कॉलिन मैकेंजी मद्रास आएंगे और इनको अपॉइंट किया जाएगा एज सर्वेयर जनरल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। 1815 में इनको अपॉइंट किया गया एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। 1815 में इनको अपॉइंट किया गया एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर एम्पायर के रूइंस की बातचीत की। विजयनगर एम्पायर के रूइंस की बातचीत 1800 में किसने की? कॉलिन मैकेंजी ने की। और इन्होंने विजयनगर एम्पायर का इस पर्टिकुलर साइट का पहला सर्वे मैप भी प्रिपेयर किया। तो कॉलिन मैकेंजी ये एक इंजीनियर थे। ये मद्रास कब आएंगे? ये मद्रास आएंगे 1783 में और इनको सर्वेयर जनरल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर 1815 में इनको अपॉइंट किया जाएगा एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और 1800 में कॉलिन मैकेंजी बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के रूइंस के बारे में और इस साइट का पहला सर्वे मैप भी प्रिपेयर करेंगे। और इसके साथ ब्रिटिश एरा में आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे उनकी बातचीत हमने खत्म कर दी। देखो ये लोग इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं और मेंस में भी काम आ सकते हैं, तो इनके बारे में बेसिक जानकारी अपने दिमाग में रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है अबाउट सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बातचीत की गई है। सबसे पहली साइट कौन सी है? चंद्रकेतुगढ़। क्या नाम है? चंद्रकेतुगढ़। ये लोकेटेड है नियर विद्याधरी रिवर, वेस्ट बंगाल में एक नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है। इस नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एक विद्याधरी रिवर है। इस विद्याधरी रिवर के पास में लोकेटेड है चंद्रकेतुगढ़। और चंद्रकेतुगढ़ की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे टेराकोटा के स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। एक तो
चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा के स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। दूसरा, मौर्यन पीरियड के, कुषाण पीरियड के और गुप्ता पीरियड के नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रेलिक्स और स्कल्पचर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और फाइनली चंद्रकेतुगढ़ में पंच मार्क्ड कॉइन्स भी मिले हैं और गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं। बहुत सिंपल, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल की नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। चंद्रकेतुगढ़ में क्या क्या मिला है? टेराकोटा के स्कल्पचर्स मिले हैं, मौर्यन पीरियड के, कुषाण पीरियड के, गुप्ता पीरियड के NBPW रेलिक्स और स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। और इसके अलावा पंच मार्क्ड कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स भी देखने को मिले हैं चंद्रकेतुगढ़ में। फिर दूसरी साइट है बुर्जहोम आर्कियोलॉजिकल साइट। ये जो बुर्जहोम आर्कियोलॉजिकल साइट है ये नियोलिथिक साइट है और कहाँ पे लोकेटेड है? कश्मीर वैली में लोकेटेड है। और बुर्जहोम आर्कियोलॉजिकल साइट में जो एक्सकेवेशंस किए गए हैं वो एक्सकेवेशंस लगभग 3000 BC से लेके 1000 BC तक पुराने हैं। देखो, नियोलिथिक साइट क्या होती है होपफुली आपको पता होगा। अगर मोटा मोटा बात करें तो स्टोन एज होती है और ये जो स्टोन एज है इसको 4 फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। एक पैलियोलिथिक होती है, दूसरी मीजोलिथिक होती है, तीसरी नियोलिथिक होती है और चौथी चाल्कोलिथिक होती है। ये जो नियोलिथिक एज होती है ये न्यू स्टोन एज थी। ये जो न्यू स्टोन एज है इस एज के दौरान सेटलमेंट्स की शुरुआत हो गई थी, कल्चर के डेवलपमेंट की शुरुआत हो गई थी, वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई थी, कस्टम्स और प्रैक्टिस की भी थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई थी, क्ले पॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं इस फेज के दौरान। तो ये जो नियोलिथिक साइट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। होपफुली थोड़ा बहुत आपको पता होगा। अपन जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि ये जो बुर्जहोम आर्कियोलॉजिकल साइट है ये नियोलिथिक साइट है। कहाँ पे मिलती है? कश्मीर वैली में देखने को मिलती है। इसके अलावा सोथी सिसवाल कल्चर। सोथी सिसवाल कल्चर क्या है? देखो, सोथी क्या है? सोथी इज एन अर्ली आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट। प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट की अर्ली आर्कियोलॉजिकल साइट है सोथी। सोथी आज से लगभग 4600 BC पुरानी साइट है और कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है सोथी। वहीं अगर बात करें सिसवाल की तो सिसवाल कहाँ पे लोकेटेड है? सिसवाल हिसार हरियाणा में लोकेटेड है और सिसवाल चाल्कोलिथिक एज की साइट है। आज से लगभग 3800 BC पुरानी साइट है। और सिसवाल की खास बात क्या है? यहाँ पे जो पोट्री देखने को मिलती है वो पोट्री 6 फैब्रिक्स ऑफ कालीबंगा को एग्जिबिट करती है। कालीबंगा जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट साइट है। कालीबंगा में पोट्री के जो 6 फैब्रिक्स देखने को मिलते हैं वही 6 फैब्रिक्स देखने को मिलते हैं सिसवाल में। इसके अलावा सोती सिसवाल कल्चर की एक और साइट हरियाणा में लोकेटेड है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लोहारी रागा। क्या नाम है? लोहारी रागा। बहुत सिंपल, सोथी की अगर बात करें तो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट की अर्ली आर्कियोलॉजिकल साइट है सोथी, जो कि आज से लगभग 4600 BC पुरानी साइट है और कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में लोकेटेड है। सिसवाल की अगर बात करें तो सिसवाल कहाँ पे लोकेटेड है? हिसार हरियाणा में लोकेटेड है और चाल्कोलिथिक एज की साइट है। आज से लगभग 3800 BC पुरानी साइट है। ये जो सिसवाल है यहाँ पे जो पोट्री देखने को मिलती है वो पोट्री 6 फैब्रिक्स ऑफ कालीबंगा को एग्जिबिट करती है। और इसके अलावा सोती सिसवाल कल्चर की हरियाणा में एक और साइट लोकेटेड है और उस साइट का नाम क्या है? लोहारी रागा। फिर इसके बाद है दोयांग धनसरी वैली। दोयांग धनसरी वैली कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। और ये जो दोयांग धनसरी वैली है ये एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। दोयांग धनसरी वैली एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है और 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी से साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन मेनलैंड के बीच में ट्रेड लिंक के तौर पे काम करती है दोयांग धनसरी वैली। बहुत सिंपल, दोयांग धनसरी वैली एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। फिर इसके बाद है अम्बा देवी रॉक शेल्टर्स। अम्बा देवी रॉक शेल्टर्स केव साइट है। कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस में लोकेटेड है अम्बा देवी रॉक शेल्टर्स। अम्बा देवी रॉक शेल्टर्स में ओल्डेस्ट रॉक आर्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। आज से लगभग 20,000 साल पुरानी रॉक आर्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं अम्बा देवी रॉक शेल्टर्स में। अम्बा देवी रॉक शेल्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है?
मध्य प्रदेश की सतपुरा रेंजेस में लोकेटेड है और यहाँ पे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद है शुग एंशियंट माउंड। शुग एंशियंट माउंड कहाँ पे लोकेटेड है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में लोकेटेड है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो शुग एंशियंट माउंड है इसको मेंशन किया गया है हियन सेंग के ट्रेवल अकाउंट्स में। शुग एंशियंट माउंड कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा की यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसको मेंशन किया गया है हियन सेंग के ट्रेवल अकाउंट्स में। फिर इसके बाद है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक रिवर गोड है, रिवर गोड जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उस रिवर गोड पे लोकेटेड है इनाम गांव। और इनाम गांव जो है वो आज से लगभग 3600 से 2700 ईयर्स अगो की साइट है। और इनाम गांव में वीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के और सीसम के सीड्स देखने को मिले हैं। इनाम गांव में बहुत सारे क्रॉप्स के सीड्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा कई सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिलती हैं, जैसे कैटल की, जैसे बफेलो की, जैसे गोट की। और इसके अलावा इनाम गांव में चाल्कोलिथिक एग्रेरियन सेटलमेंट के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं। बहुत सिंपल, इनाम गांव कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स के सीड्स देखने को मिले हैं, कई सारे एनिमल्स की बोन्स यहाँ पे मिलती हैं और चाल्कोलिथिक एग्रेरियन सेटलमेंट के एविडेंसेस भी इनाम गांव में देखने को मिलते हैं। फिर इनाम गांव के बाद अगली साइट है दाऊजली हार्डिंग। दाऊजली हार्डिंग नियोलिथिक साइट है और कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है। ये जो दाऊजली हार्डिंग है ये आज से लगभग 2700 ईयर्स अगो की साइट है और यहाँ पे कॉर्ड मार्क्ड पोट्री मिली है। तो दाऊजली हार्डिंग कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में लोकेटेड है और नियोलिथिक साइट है। फिर इसके बाद ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पे लोकेटेड है? चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका की चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी को कई बार एस्केवेट किया गया है। एक बार तो 1947 में इसको एस्केवेट किया गया। किसके अंडर एस्केवेट किया गया? व्हीलर के अंडर इसको एस्केवेट किया गया। यहाँ पे टेराकोटा के बीट्स देखने को मिले हैं, पोट्री देखने को मिली है, मेडिवल स्टोन टेम्पल्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे माइक्रोलिथिक एज के, नियोलिथिक एज के, आयरन एज के, मौर्यन एज के, चालुक्य एज के और होशाल कल्चर के ट्रेसेस भी देखने को मिले हैं। तो ब्रह्मगिरी अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट है। कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। फिर सुजाता स्तूपा, सुजाता कुटी स्तूपा। सुजाता स्तूपा और सुजाता कुटी स्तूपा ये बुद्धिस्ट स्तूपा है। कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट ऑफ बोध गया इन बिहार लोकेटेड है। बोध गया के ईस्ट में बिहार में लोकेटेड है सुजाता स्तूपा और इसको बनाया गया 2nd सेंचुरी बीसी में। कब बनाया गया? 2nd सेंचुरी बीसी में बनाया गया और ये फगलू रिवर के पास में लाई करता है। सुजाता स्तूपा एंड सुजाता कुटी स्तूपा ये एक बुद्धिस्ट स्तूपा है जो कि बिहार में लोकेटेड है और इसको बनाया गया 2nd सेंचुरी बीसी में। फिर है वॉरियर्स ऑफ सनोली। वॉरियर्स ऑफ सनोली 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सनोली नाम की जगह पे कई सारे एंशंट आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया। सनोली एक विलेज है, कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इस सनोली नाम के विलेज में 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सारे एंशंट आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया। इनफैक्ट 2018 में यहाँ पे ओचर कलर्ड पोट्री कल्चर के एविडेंसेस भी देखने को मिले और यहाँ पे लगभग 125 बरियल्स ऑफ ट्राइबल वॉरियर्स की एक बरियल साइट भी देखने को मिली है और वहीं से इसका नाम पड़ा है वॉरियर्स ऑफ सनोली। तो वॉरियर्स ऑफ सनोली, सनोली बेसिकली क्या है? सनोली एक गांव है उत्तर प्रदेश में और सनोली नाम के इस विलेज में 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई सारे एंशंट आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया। 2018 में यहाँ पे ओचर कलर्ड पोट्री कल्चर को डिस्कवर किया गया और यहाँ पे 125 बरियल्स ऑफ ट्राइबल वॉरियर्स की एक बरियल साइट भी देखने को मिलती है। और फिर लास्ट में है मंगर बानी। मंगर बानी एक पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये जो मंगर विलेज है ये दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर लोकेटेड है एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट नियोलिथिक साउथ एशियन स्टोन एज साइट। ये जो मंगर बानी है ये इंडिया की लार्जेस्ट नियोलिथिक साउथ एशियन स्टोन एज साइट है। मंगर विलेज कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लोकेटेड है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो
ये जितनी भी साइट्स हमने पढ़ी और जितनी भी पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमने बातचीत की, इनको बेसिक तौर पे दिमाग में रखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मेंस में काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।